जहाँ पे एंड किया था उसी से कनेक्टेड चीज़ें हमारे पास। हमने लास्ट क्लास में टॉपिक जो कवर किया था वो क्या था, वो था सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास हमने बात करी थी कि भाई किस लिए काम आता है। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ अगली चीज़ जो है वो क्या होती है, जो टेस्टिंग के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि भाई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी कि हमारे पास हमें पॉपुलेशन के ऊपर प्रेडिक्शन देनी है और पॉपुलेशन के मीन पे, यानी कि सिर्फ हमें वेरीफाई करना है कि जो सैंपल उठाए हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसमें हमने ये चीज़ भी डिस्कस करी थी कि भाई वहाँ पर ये चीज़ होती है अनसर्टेनिटी, ये लाजमी है, थोड़ी बहुत तो होगी कहीं ना कहीं, रिजल्ट्स पे कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होगा ही। अनसर्टेनिटी ये इमेजिन करके चलना ही है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन हमारे पास नहीं है। इसी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट टेस्ट होंगे डिफरेंट कंडीशंस पे, सही। और उसमें हमने सेकंड बात करी थी कि सैंपल हमेशा जहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वहाँ क्या होना चाहिए, सैंपल साइज n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 30, या तो ग्रेटर हो या फिर 30 के बराबर हो, ये कंडीशन है भाई, ये होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली टेक्निक चल सकती है। क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाता है, सही, बेल कर्व बनाता है सैंपल मीन्स पे, सही। अब देखो उसी पे आगे हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ आइडिया देना है। टेस्टिंग में अलग तरीके से तुम्हारे पास नंबर्स आएंगे, यहाँ पर हमें ये समझना है कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर सिंपल हमारे पास हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि भाई रेंज ऑफ वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यूज़ को देखना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन सिंपल कि हमारे अपने रिजल्ट पे हमें कितना कॉन्फिडेंस है, तो हम उसके लिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस सेट करते हैं। तो देखो नीचे तुम्हारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये जो अल्फा नज़र आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो तुम्हें यहाँ पर किस तरीके से वर्ड नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो अब देखो यहाँ पर जो मेन चलता है ना क्राइटेरिया, वो कौन सा चलता है, सेंटर वाला। यानी कि हम एरर को जो नापते हैं ना, हम एरर ये लगते हैं कि भाई हमारे पास 95% हमें अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस है और बाकी जो इस साइड पे रह गया 5%, उस पे हम नहीं कह सकते, वहाँ कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, सही। तो यहाँ पर तुम्हें डायग्राम से नज़र आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन डेटा के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अगर क्रिटिकल डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर बिल्कुल इतना अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ ले आएंगे। क्रिटिकल डेटा का मतलब कहाँ, हेल्थ इंडस्ट्री में, कि मैं वहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट जहाँ पड़ना है वहाँ की रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्रिटिकल डेटा है। तो वहाँ पर हमें अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा भाई यहाँ 99%, यानी कि एरर के चांसेस कम होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमारे पास चांसेस जो है एरर के वो कम होने चाहिए दोनों तरफ से। नॉर्मल बेयर कर्व की बात हो रही है। और अगर इसको डायग्रामेटिक वे में और देखो बेहतर, तो ऐसे, इसमें तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम बनाता है, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बनाने के बाद हमें अगला काम करना है कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल देखो बीच में 95%, इसका मतलब है कि मैं इतनी जगह पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा रिजल्ट यहाँ पर इतनी बीच में जो लाए करेगा वो सही होगा। 95% श्योर हूँ। तो ये स्टैटिस्टिशियन ने देख के डेटा को ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें टेक्निक्स बनाई हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारा ये जो कहला गया, ये जो यहाँ पर तुम्हारी बाउंड्री हो गई, इसका मतलब है इससे बाहर अगर जाएगी तो हम क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, यानी कि उसको हम अपनाएंगे नहीं, उसको मना कर देंगे कि यार ये हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये अपर बाउंड क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 75 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर क्या आ गया 68। अब मेरे रिजल्ट में क्या हुआ, 78 आया, तो इसका मतलब है कहाँ से बाहर चला गया, मेरे अपर बाउंड से बाहर चला गया। जिस पे मैं कॉन्फिडेंट था वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया, मीट नहीं किया और उससे ऊपर वैल्यू चली गई।
तो वो ऊपर वैल्यू जाने का मकसद क्या है कि मैंने एरर के चांसेस रखे थे, 2.5% यहाँ रखे थे और 2.5% यहाँ रखे थे कि भाई इस लोअर पे और इस अपर पे इससे बाहर जाती है तो मैं बोल दूंगा कि भाई नहीं यार, ये पॉपुलेशन को, इसका मतलब है ये वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगी। और क्या नहीं रिप्रेजेंट करेगी? मीन। मैंने बात करी है मीन की, बात कर रहे हैं हम सिर्फ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन के मीन को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सही, वो प्रायर स्टडीज पे हो सकता है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन होगी नहीं, तो हम पुरानी स्टडीज पे, डेटा पे ऑब्जर्व करके हम कोई एक चीज़ सेट करेंगे, बेंचमार्क, जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। कि मैंने बोला मेरी हाइपोथेसाइज मीन्स है 75, मैंने ये प्रीवियस स्टडी से निकाला है कि भाई 75 है मेरे हिसाब से, कोई भी सिनेरियो ले लो, एजुकेशन में, हेल्थ में, कहीं पर। वो अगर उसको टेस्ट करेंगे, अगर वो बाहर चला गया, इसका मतलब है भाई ये एरर में चला गया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा इन्फ्रेंशियल, यानी कि मैं ये बोलूँगा कि यार ये सही नहीं है, इसके अंदर होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? इस लिमिट्स। तो ये चीज़, अब देखो यही डायग्राम किसके लिए हो सकती थी? ये इन तीनों सिनेरियोस पे हो सकती है। बात क्लियर हो रही है? 99% अगर करता तो यहाँ क्या होता डिवाइड, बताओ। अगर मैं 99% इस डायग्राम को बना दूँ और अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये रख दूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा फिर? सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा, यानी कि एरर हम कितना छोड़ेंगे एरिया दोनों साइड पे? 0.5%, यानी कि 1% का आधा कर दो। सही, 1% हमारे पास बचा था, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? 0.5 और 0.5। तो वो क्या है? वो कब होता है? जब तुम्हारा डेटा क्रिटिकल होता जाता। सिर्फ एक टारगेट, अगर मैं कहीं इंस्टीट्यूट पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट है 95%। अगर मैं कहीं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जिसपे इंसानों पे इफेक्ट है, कहीं पर भी कुछ भी, या प्रॉफिट में इफेक्ट आ सकता है कंपनी के, तो वहाँ मैं बोलूँगा यार नंबर्स गेम है, तो नंबर गेमिंग में 99% होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हें रिजल्ट कुछ और नज़र आएंगे और यहाँ उसी चीज़ को तुम इनकार करके मना कर दोगे 99% पर। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ एक्सेप्ट हो जाती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि एरर कम रखा है ना, और वहाँ रिजेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ है। 90% तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, यानी कि 5% तुम दोनों तरफ रख रहे हो इधर उधर एरर के चांसेस। तो ये कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये होता है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डायग्राम हम ग्राफ वहाँ नहीं बनाएंगे, वहाँ नंबर्स होंगे, तो वहाँ जब तुम इमेजिन कर रहे होगे ना, तो तुम्हारे डायग्राम ये वाली नज़र तुम्हारे जहन में होनी चाहिए कि वहाँ टेस्ट जो अप्लाई करोगे तो वो किस तरीके से हो रहा। और यहाँ पर दो तरीके से हमारे पास होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं कि भाई एक जगह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमें, और एक जगह स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता। जो मैंने लास्ट क्लास में एक दफ़ा जब सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ाया था उसमें छोड़ा था स्टैंडर्ड एरर। ये मैंने बोला था कि भाई ये टेस्ट की बात है, तो ये टेस्ट में अप्लाई करना है। यही जो है ना तुम्हारे पास, ये दो चीज़ें टेस्ट के नाम है। एक जगह एक टेस्ट में ये इस्तेमाल होता है और एक टेस्ट में ये इस्तेमाल होता है, यानी कि एस डी नोन है और एस डी इज़ अननोन है। अब इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड डेविएशन तुम बताओ कब नोन होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कब हमें पता होगा? जब हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास अगर सैंपल है और अगर हमें सैंपल पे क्या करना है, हमें पॉपुलेशन के बारे में बताना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएगा? हम कहाँ से निकालेंगे स्टैंडर्ड? उसी के डेटा के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। मतलब तुम एक एज अ डेटा एनालिस्ट हो, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पास कोई आया कि तुम्हारे भाई ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, ये सिनेरियो है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल तुम यही लगाओगे 95%। तो अब सवाल ये आया कि भाई आबादी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लूँ पॉपुलेशन का? हमारे पास तो सैंपल है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी पिछली स्लाइड में मैंने एक चीज़ बोली थी कि हम क्या कर रहे होते हैं, एक वर्ड यूज़ किया था, क्या हो सकता है? दो सूरतें हो सकती हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो और पता हो। कब हो सकता है ऐसा? प्रायर स्टडीज,
मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ना, हाइपोथेसाइज मीन, यहाँ पर कि हम क्या खुद एक प्रायर स्टडीज, अब खुद ऐसी थोड़ी कोई सोच के बोले कि मेरा अंदाज़ा ये है कि भाई यार 78 होना चाहिए पॉपुलेशन मीन, और उस पर मैं टेस्टिंग शुरू कर दूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रायर पुराने डेटा को निकाल के मैं आगे वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी जो नई आबादी आई है उसके बारे में मैं मीन डिस्क्रिप्टिव करना चाह रहा हूँ, तो मैं पुराने डेटा को स्टडी करूँगा ना। अब पुराने डेटा में ये नहीं है गारंटी कि नोन हो ही है, अगर ये तुम्हें दिया जाए तो ये अलग होगा क्राइटेरिया, अगर ये तुम्हें ना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, उसमें अलग क्राइटेरिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होने का मतलब है कि मीन भी पता है, और मीन क्या है, मीन है प्रायर स्टडीज़ का, पुरानी डेटा की स्टडीज़। और अगर हमारे पास नया डेटा है, अब तुम सवाल कोई करे कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल नए डेटा पे काम कर रहे हैं, पुरानी है ही नहीं, कोई नया आइडिया है, उस पर हम करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, और उस पर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो फिर तो लाजमी सी बात है क्या है, फिर तो अननोन ही होगा, प्रायर स्टडीज़ भी नहीं होंगी, पुराना डेटा भी नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ये समझाने का मकसद ये कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही सारी चीज़ें दो ही है क्राइटेरिया, ये याद रखना, दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, एस डी इज़ नोन, एस डी इज़ अननोन। ये क्लियर हो गई कहानी, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल कंप्लीट है तुम्हारी, तुम्हें और कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये चीज़ पता होगी कब कौन सा टेस्ट उठाना, सही, एज अ डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल हम उसी एग्जाम्पल पे बनाएंगे जिस पे हमने पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम बनाया था, जो हमने सैम्पल मीन निकालने का तरीका देखा था कि हम अज्यूम कर रहे थे, हमारे पास हम ये नहीं समझ रहे, हमारे पास ये हम समझ रहे थे ऊपर वाला डेटा जो है वो पॉपुलेशन है। अब उसके पॉपुलेशन मीन को हम नहीं देखेंगे, हम ये समझेंगे कि भाई नहीं पता हमें मीन, क्योंकि हम रियल डेटा पे तो कर ही नहीं सकते काम, तो डेटा वही है, डेटा वही है, सारी चीज़ें वही हैं। अब इसका मतलब है जब एग्ज़ाम स्कोर का कॉलम मैं बोल रहा हूँ तो ये पॉपुलेशन सपोज करूँगा, क्यों, नीचे क्या कर रहा हूँ, नीचे उसी पॉपुलेशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल बना रहा हूँ। इसका मतलब है मैं आबादी में जाके सर्वे करके सैंपल निकाल रहा हूँ। कितने, ये सब हमने समझा था लास्ट में, लास्ट लेक्चर में सब है कि 1000 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, एक एक सैंपल, और उसमें हमारे पास 38 हैं टोटल, यानी कि हर सैंपल में 38 का है। क्यों है, सबसे पहली चीज़ यही बताइए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, जब ही तुम्हारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगा, रिजल्ट जब ही तुम क्या बोल सकते हो, गारंटीड बोल सकते हो, वरना अदरवाइज तुम्हारे पास कभी भी ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग सही हो सकती है, कुछ भी नहीं सही होगा, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें सर्वे करते वक्त यही करना है काम भाई, और यहाँ पर तुम्हारे पास तुमने ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा इसको, और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला रहा हूँ। और ये रिज़ल्ट हमने गेट किया था कि हमने बोला था जितने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाएंगे उतना तुम्हारा पैटर्न क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और बेहतर होता है। ये क्या किस पे बना रहा है, ये सारे सैंपल मीन्स पे बना रहा है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो तो टारगेट में डायरेक्ट क्या कर दूँ, यहाँ क्या किया हुआ है, हर सैंपल डेटा का मीन है, तो ये जो पूरा ग्राफ बना है ये मीन पे बना हुआ है, ये डेटा पे नहीं है। डिफरेंट 1000 सैंपल्स के मीन का ग्राफ बना है, और वो क्या बता रहा है, वो पहुंच चुका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और एक्चुअल ग्राफ की स्टेट अलग थी। पॉपुलेशन का डेटा जो है वो तुम्हारे पास कुछ भी हो, हम ये सपोज करके चलते हैं पॉपुलेशन का डेटा तुम्हारा स्क्यूनेस में हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम की टेक्निक यही है कि भाई वो फाइनली क्या करता है, वो यहाँ हमें सैम्पल मीन्स को इकट्ठा कर लो और उसको बना दो, तो तुम्हारे पास हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ ही आने वाला, सही। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये करने में आसानी होगी, क्या करने में आसानी होगी, क्योंकि भाई हम ऐसे ही तो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में आसानी होगी। बात क्लियर है? तो यहाँ हम सैम्पल मीन की बेस पे पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में आसानी और टेस्टिंग करने में आसानी होगी। तो देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर क्वांटाइल, हमने इंटर क्वांटाइल रेंज पढ़ा था आउटलायर्स के लिए, तो वही काम आ रहा है। कैसे बनाओगे, देखो सेट कर रहे हो
कि ये जो हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे थे हम अपने डेटा पे कैसे करेंगे, सैम्पल मीन्स पे। तो वहाँ क्वार्टाइल तुम्हारे पास आ जाता है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25%। और हमने डायग्राम में क्या देखा था कि कहाँ सेट करनी पड़ेगी बाउंड्री, 2.5 अपर पे और 2.5 लोअर पे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, लोअर पे सेट कर रहे हो 0.025 और यहाँ पर कहाँ सेट कर रहे हो, अपर पे 0.97। यानी कि इसका मतलब क्या, 2.5 परसेंटाइल कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। बात क्लियर है? तुम अपने ग्राफ पे खुद ही बता सकते हो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बन रहा है और यहाँ पे होगा लेवल सिग्निफिकेंस लोअर बाउंड का, और आगे ऊपर क्या है 97.5। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यानी कि 2.5 यहाँ से छोड़ोगे, 100% है तो 2.5 यहाँ से छोड़ रहे हो और 2.5 यहाँ से छोड़ रहे हो। इतना बोल रहे हो कि ये जो है ये एरर के चांसेस हैं। बात क्लियर है? तो अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड तुमने यहाँ सेट किया 95% और तुम्हारे पास तुमने क्या कर लिया भाई, ये मेंशन कर दिया कि भाई ये मेरे पास यहाँ पर देखो कि उसने लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू निकाली। क्वांटाइल ने सैम्पल मीन्स के अंदर से ये वैल्यूज दो करनी कि भाई 66.07 और 68.4। यानी कि इसके बीच में मैं क्या बोलूँगा कि मेरा मीन लाए कर सकता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया कि भाई इस और इस वैल्यू के दरमियान मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि यहाँ होनी चाहिए इन्फ्रेंशियल लिस्ट। यानी कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो इन दोनों वैल्यू के दरमियान में लाया होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत आसान हो गया कि भाई यहाँ पर मैं बोलूँगा इससे नीचे आई, प्रायर डेटा से कहीं से भी टेस्ट किया, इससे नीचे हुई तो मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट करूँगा। सही? और यहाँ पर अगर इसके अंदर हुई तो एक्सेप्टेंस होगी, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो आसान चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और उसको अगर हमें क्या करना है, अगर कोई बोल रहा है हमसे, जैसे अगर तुम्हें, क्योंकि जो बोलते हैं ना डेटा एनालिस्ट को टारगेट दिया जाता है, तो टारगेट में तुम्हारे पास ये नहीं बोला जाता, ये बताया नहीं जाता, उनको बस रिजल्ट चाहिए होता है। अब अगर उनको नंबर्स भी नहीं समझ में आ रहे, तुमने ये निकाल के दिया, उनको समझ में थोड़ी आएगा कि क्या किया है तुमने। वो बोलेंगे भाई हमें दिखाओ, दिखना चाहिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो दिखने पे क्या है तुम्हारे पास, तुम जीजी प्लॉट का इस्तेमाल करोगे और डेटा डॉट फ्रेम में सैम्पल मीन्स और बाकी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या कर रहे हो, सिर्फ समझने वाली चीज़ ये है, दो चीज़ें, कि तुम बाउंड्रीज बनाना चाह रहे हो, कि यहाँ हम लाइंस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, जैसे हमें डायग्राम में नज़र आ रही थी। तो हमारे पास हमने क्या दिया एक्स इंटरसेप्ट पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे करना है, तो यहाँ से कट करना है एक्स इंटरसेप्ट पे और यहाँ से कट करना है, यानी कि मेरा ये बाउंड है। बात क्लियर? तो यहाँ 95% के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अच्छा लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी पहले। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास ग्राफ था उसी पे हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ उसने लाइन कट कर दी और इधर यहाँ पर लाइन बना दी कि भाई ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा है और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लाए होनी चाहिए। सही? तो ये चीज़ें तुम्हारे पास इस तरीके से बनती हैं। और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास आगे तुम्हें दूसरे कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल करने 90% के और तुम्हारे पास तुम्हारे 99% पे, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ तुम्हारी वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे। तुम वैल्यू चेंज करोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर हुआ कि 90% है, तो इसके लिए तुम्हारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेंज हो गया। 0.05 लोअर पे रख दिया, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 5th परसेंटाइल, और यहाँ पर तुमने क्या किया 0.95, यानी कि 95th। 5% का गैप छोड़ दिया, 5% में गैपिंग छोड़ दी और बीच में तुमने बोला कि भाई यहाँ कॉन्फिडेंस। सही? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम करोगे, तुम्हारे पास दूसरा, तुम्हारे पास जो 95% है वो फिर क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तुमने एरर के चांसेस, एरर बहुत है, यानी कि तुम बोल रहे हो कि डेटा इतना मैंने प्रेडिक्शन सही नहीं करी,
मेरे पास यहाँ पर एरर काफ़ी आ सकता है, यानी 5% का गैप। और ये अगर करोगे तो ये चीज़ तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा जो तुम्हारे पास मेन होता है कि तुम्हें स्टैटिस्टिशियन एज अ तुम्हारे पास डेटा एनालिस्ट, तुम्हारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, तुम्हारा होता है 95% का। यही चीज़ तुम्हारे पास होती है, ज़्यादातर जो है मोस्टली ये यूज़ किया जाता है क्योंकि मिड पे सही। और यहाँ सबसे लास्ट में तुम्हारे पास ये तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस। तो 99 क्रिटिकल डेटा है तो हम 99% पर रखेंगे। डेटा सेट पे डिपेंड करता है तुम्हारा डेटा सेट है क्या, वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है और कैसा है, सैम्पल्स कैसे हैं, तुम्हारे पास सैम्पल्स कैसे मौजूद हैं, किस तरीके से आ रहे हैं सही। तो ये क्लैरिटी है कि भाई, और यही चीज़ आगे याद रखनी है क्योंकि यही कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है, जो सबसे पहले मैंने बोला था कि भाई ये फाइनल स्टेप होता है, इसमें करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये टी टेस्ट आर में जो टी टेस्ट जेड टेस्ट मेथड है वो खुद देते हैं वैल्यू किसकी, इसकी। ये जो हम इससे बना रहे हैं ना क्वांटाइल से, वो खुद रेंज बना के देते हैं। हमें सिर्फ क्या पढ़ना होता है, हमें यहाँ पर ये नंबर मेंशन करना होता है कि भाई कितना देना है, 0.95 करना है, 0.995 करना है या 0.97, किस पे कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बनाना है, तो वो हमारे पास आउटपुट दे रहे होते हैं टी टेस्ट मेथड और जेड टेस्ट मेथड सही। इसको इम्प्लीमेंट करो सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाली फाइल पे, आगे उसी में कंटिन्यू करो, उसी में बनाओ। देखो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर ली, अब इसके बाद जो हम बात कर रहे थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको देखना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में तुम रिलेट कर पाओगे कि क्या क्या चीज़ें, हमने कुछ चीज़ें अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल में छोड़ी हैं, क्या क्या चीज़ें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें एंटर होनी है। तो उसको देखना है कि हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में असल में एक्चुअल में क्या होता है। थोड़ा बहुत तो आइडिया हमने यहाँ पर ले ही लिया था जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अब आती है बात कि भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने किस तरीके से करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, क्यों कर रहे हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ है कि भाई स्ट्रक्चर्ड मेथड है, किसके लिए है कि भाई तुम क्या कर सको, तुम अपनी जो है स्टडी पे तुम एविडेंस प्रोवाइड कर सको जो भी तुमने थ्योरी दी है, यानी कि जो भी तुम सैंपल पे काम कर रहे हो उस पे एविडेंस तुम्हारा कैसा है, सबूत, यानी कि जो तुम बोल रहे हो उसका सबूत क्या है। तो वही कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम बात कर रहे थे वो सबूत ही तो था ना, कि हम 95% ये बोल रहे हैं कि भाई ये एविडेंस है, ये इतनी सपोर्ट कर रही है मेरी स्पेसिफिक थ्योरी सही। तो ये जो इम्पोर्टेंट ये जो है ना तुम्हारे पास ये चीज़ लाइन, सपोर्ट अ स्पेसिफिक थ्योरी, एविडेंस टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग एविडेंस देगा जो भी तुम थ्योरी बोल रहे हो, जो भी तुम्हारी अजम्पशन है वो तुम्हारे पास क्या है, उसका सबूत क्या है। तो वो सबूत तुम कैसे दोगे, वो दोगे थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है भाई कि यहाँ पर तुम्हारे पास अब देखो उसमें क्या है, उसमें कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है कि सबूत देना है तुम्हें, तुमने पहले कुछ किया, एक टीचर आया उसने अज्यूम किया है कि भाई 60% ऑफ हिज कॉलेज स्टूडेंट कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। अब ये एक स्पेसिफिक थ्योरी है, अजम्पशन है कि भाई एक बंदा ये उसने गेट किया दिमाग से कि यार 60% जो है मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास, उसने कुछ जजमेंट करी होगी, कुछ चीज़ें देखी होंगी, ऑब्जर्व करी होंगी, उस पे दे रहा है, लेकिन हम ऐसी थोड़ी मान लेंगे। फिर कहानी आएगी क्या, हाइपोथेसिस, यानी कि जो तुमने अजम्पशन करी है उसको डेटा से बताओ, डेटा से प्रूफ करो। तो वो क्या थी जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी, वो स्पेसिफिक थ्योरी थी, और उसको क्या करना है, हमें एविडेंस टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक थ्योरी कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऐसी ही तुम्हारे पास सेकंड एग्जांपल है अच्छी, डॉक्टर बिलीव्स दैट 3D यानी कि डाइट, डोज एंड डिसिप्लिन इज 90% इफेक्टिव फॉर डायबिटिक पेशेंट। क्या आ गया, ये क्रिटिकल डेटा जो अभी मैं बात कर रहा था कॉन्फिडेंस इंटरवल में, कि क्रिटिकल डेटा आ गया कि भाई यहाँ पर क्रिटिकल होगा तो यहाँ तुम्हें थ्रेशोल्ड क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा 99% का, क्योंकि यहाँ हेल्थ की बात आ गई। तो यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स को तुम बोल रहे हो
कि डाइट, डोज और डिसिप्लिन ये 3 चीज़ें करो तो सही होगा, ये एग्जाम्पशन है। और कुछ प्रायर स्टडीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा डॉक्टर का कि जो उसने पढ़ा हुआ है वो वैसे बता रहा है अपने डोमेन एक्सपर्टीज से। तो वहाँ लेकिन फिर भी क्या करना है, फिर भी हम ऐसे ही नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, इस थ्योरी को, स्पेसिफिक थ्योरी जो है, ये लाइन जो स्टेटमेंट दी है, इसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो, अब देखो जो छुपी हुई चीज़ें थी वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ अब और चीज़ें आ गई सामने। क्या क्या आ गई? जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट की बात कर रहे थे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में, वो आ गया अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का तरीकेकार ये होता है। क्या ये तरीकेकार होता है? 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें एक रूल है, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने अगर ये स्पेसिफिक थ्योरी कही, तो अब तुम कैसे कहोगे कि ये ऑल्टरनेटिव है या नल है? तो कैसे कहोगे कि भाई मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू 60% है, तो इसका मतलब है ये ऑल्टरनेटिव कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या है? तुम बोल रहे हो नल हाइपोथेसिस। यानी कि मैंने स्टेटमेंट दी है, अजम्पशन दी है कि भाई पॉपुलेशन का मीन जो है वो 60% आएगा। बात क्लियर है? लोअर मिडिल क्लास, तो ये हमेशा नल होगा। अब ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अब तुम खुद बता सकते हो ऑल्टरनेटिव, इसके अगेंस्ट क्या कंडीशन होगी, क्या क्या हो सकता है। मैंने बोला कि भाई इक्वल टू 60% हो सकता है। ऑल्टरनेटिव क्या क्या होगा बताओ? ऑल्टरनेटिव खुद निकाल सकते हो। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? इक्वल टू हो सकता है, और क्या होंगी? ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, और या फिर एक और चीज जिसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या चीज हो सकती है? एक और चीज भी तो भूल रहे हो, ग्रेटर देन, लेस देन, लेकिन एक और भी तो कंडीशन बोल सकते हो डायरेक्ट, जिसमें ग्रेटर और लेस देन दोनों आ जाए। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अगर बोल रहे हो ना, तो लाजमी सी बात है तुम क्या बोल रहे हो, ग्रेटर देन और लेस देन। भाई नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब है या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा। तो यही चीज़ है, यही अल्टरनेटिव बनाती है। बात क्लियर है? स्टैटिस्टिशियन की रूल होता है, टेक्निक होती है कि अगर किसी ने बोला ये अजम्पशन लेकर आया, तो इसका मतलब है तुम इक्वल टू सपोज करोगे। यानी कि क्या, हमेशा क्या सपोज करोगे? एच नॉट, नल हाइपोथेसिस। और अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर क्या होगा, वो कहाँ चला जाएगा? ऑल्टरनेटिव। इसी चीज को चेक करोगे तुम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल बैरल कर्व। बात क्लियर है? तो यहां पर ये चीज तुम्हारे पास देखो, वही 95% जो देख रहे थे, 2.5%, और यहां पर 2.5%। तो ये चीज तुम्हारे पास क्या हो जाती है, ये डिसाइड करवाएगी तुमसे कि ये जो एच नॉट लिया है उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ तुम्हें एक चीज़, मज़े की चीज़ है, यहाँ एक चीज़ का तस्करा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। किस चीज़ का नहीं आ रहा बताओ? इन सब चीज़ों में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक चीज़ यहाँ डायग्राम में तुम्हें कहीं डिस्कस होती हुई नज़र ही नहीं आ रही। क्या नज़र नहीं आ रहा? क्या नहीं नज़र आ रहा? ऊपर ही मेंशन हुई हुई है कोई चीज़। हमें एच नॉट नज़र आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ हमें जो नज़र नहीं आ रही, वो क्या नहीं आ रही? ऊपर ही लिखा हुआ है एक पॉइंट, हमें ये नज़र नहीं आ रहा ना, ऑल्टरनेटिव H1 HA। इसका मतलब एक और चीज़ तुमने यहाँ नोट करनी है कि भाई हमेशा हम स्टेटमेंट जो देते हैं, कंक्लूजन निकाल के जो देते हैं, वो एच नॉट के बिहाफ पे देते हैं कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट किया या फिर एच नॉट को रिजेक्ट किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया, कभी भी नहीं स्टेटमेंट नज़र आएगी। तो हमेशा क्या होगा, अगर हो गया यहाँ वैल्यू लाई कर रही है इसके दरमियान में, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी जो नल हाइपोथेसिस था, क्या था, सपोज कर लो ये लिया था। अगर वैल्यू आ गई कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में, यानी कौन से रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन में, यानी कि एरिया बोल लो या रीजन, तो इसमें अगर आ गई वैल्यू, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी ये जो नल हाइपोथेसिस है, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास एक्सेप्ट। और अगर नहीं आई तो हम क्या बोल देंगे
कि वो हो चुकी है रिजेक्ट। तो वही एरिया तुम्हें जो नज़र आ रहा है हमने एरर के लिए छोड़ा था, वही रिजेक्शन एरिया। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि 99% में और 95% में डिफरेंस हो जाता है बहुत। जो रिजल्ट तुम चेक करोगे 95 पे, वही चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी कहाँ 99 में, क्योंकि तुमने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? ये चीज़ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है थ्रेशोल्ड, यानी कि अपर और लोअर बाउंड क्या है हमारे पास। तो ये थ्रेशोल्ड डिसाइड किया हुआ है तुमने। यहाँ पर तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड है, इससे बाहर गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि भाई हमने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इसकी बात कहीं भी या तो एक्सेप्ट हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है कि 60% है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो रिजेक्शन हो गई, यानी कि भाई नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहती है, पॉपुलेशन कुछ और रिप्रेजेंटेशन दे रही है, 60% नहीं है। बात क्लियर है? तो ये सारा काम डेटा की बेस पे होगा। तो ये चीज़ तुम्हारे पास होती है कि भाई किस तरीके से तुम यहाँ पर हाइपोथेसिस को स्टेट करते हो, स्टेटमेंट कैसे देते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारे पास वैल्यू कैसे आएगी? वो आएगी म्यू की फॉर्म में। म्यू की फॉर्म में आती है वैल्यू, और म्यू की फॉर्म में तुम्हारे पास काम होता है। तो यहाँ स्टेप्स हैं पूरे कि तुमने करना क्या क्या होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में तुमने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि हाइपोथेसिस है क्या, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है। तो ये जो यहाँ था ये पहली चीज़ थी, पहला स्टेप। फिर तुमने क्या किया? ये डिसाइड किया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल में डिस्कस करके आया, यानी कि 5% रखना है, 10% रखना है, या फिर 1% रखना है। यानी कि इसकी बात हो रही है कितना एरिया तुमने एक्सेप्टेंस के लिए रखना है और कितना रिजेक्शन के लिए रखना है। और फिर क्या करना है, जो हम कर चुके हैं, कलेक्ट द सैम्पल डेटा, और फिर कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो फॉर्मूला अप्लाई होगा कैसे पता चलेगा, तो वो यहाँ पर आ रहा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू। ये पी वैल्यू एक टारगेटेड होती है जो हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ये बता देती है कि भाई हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट करना चाहिए। सही। और वही चीज़ जो अभी मैंने स्टेटमेंट दी वही येलो में लिखी हुई है, ये कि एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट। मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन पी वैल्यू एंड अल्फा। मतलब अल्फा को देख के ही तुम पी वैल्यू को बता रहे होते हो कि भाई ये है या नहीं है। बात क्लियर है? और आखिर में कंक्लूजन बता देना कि क्या है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर मैंने किस वजह से रिजेक्ट किया, वो चीज़ स्टेटमेंट। तो ये चीज़ पूरे स्टेप्स होते हैं कि भाई 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स, इससे ज़्यादा ना कम कहीं पर हो ही नहीं सकते। और उसमें जो यूज़ होने वाले होते हैं ये हर लेक्चर में बताता हूँ कि भाई 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है जेड टेस्ट, और किस लिए होते हैं? टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन के मीन पे अगर इन्फ्रेंस बताना है हमें सैम्पल को लेके, तो हम इन टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जेड टेस्ट को यूज़ करते हैं, टी टेस्ट। और जेड टेस्ट और जी टी टेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा होता है? जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था कि जेड टेस्ट कब इस्तेमाल करोगे? जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। प्रायर स्टडीज़ की बेसिस पे अगर मुझे मिला है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं डिसाइड करूँगा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट बेस्ट अप्रोच होगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रायर स्टडी अननोन है, तो मुझे खुद करना पड़ेगा। खुद कैसे करूँगा? उसके लिए टी टेस्ट। और सिर्फ टी टेस्ट में 2 होते हैं, एक 2 सैंपल होता है, एक 1 सैंपल। 2 सैंपल सिंगल चीज़ के लिए नहीं है, इस टारगेट के लिए नहीं है पॉपुलेशन मीन के लिए, लेकिन वो ग्रुप बेस्ड है। तो यहाँ सिर्फ जो टी टेस्ट में हम पॉपुलेशन के मीन पे कर सकते हैं, वो 1 सैंपल टी टेस्ट को कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और यहाँ आगे क्या है? फर्दर हमारे पास ये चीज़ है कि भाई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अगर प्रायर पॉपुलेशन ना हो, हम तो लेके चल रहे हैं, हमारे पास है, हमारे पास डेटा सेट ही छोटा सा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में तो होगी नहीं। तो उसमें हमारे पास हमारी टेक्निक्स आ जाएंगी कि डेटा कैसे लिया जाए, बेंचमार्क बनाया जाए, या फिर प्रीवियस स्टडीज़ से लिया जाए। तो ये टेक्निक्स हैं कि भाई इनको अप्लाई करके तुम क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ डिसाइड कर सकते हो। क्या डिसाइड कर सकते हो? ये जो अभी इसने दी थी टीचर ने, स्पेसिफिक थ्योरी डिसाइड कर सकते हो कि करने क्या वाले हो। तो उसके लिए तुम्हारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। क्या?
यहाँ पर तुम्हारे पास ये बेंचमार्क हो सकता है, कंपेयर दिस ईयर्स स्टूडेंट्स टू लास्ट ईयर्स, रिपोर्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द सैम्पल मीन, अप्लाई बूट स्ट्रैपिंग। हम एक चीज़ तो कर चुके हैं, रिपोर्ट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल सैम्पल मीन। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरीके से, ये देखो यूज़ हिस्टोरिकल डेटा, पुराना डेटा कौन सा, कि हम कैसे हिस्टोरिकल डेटा को ले लें पास्ट 5 ईयर्स का। हम कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, पुराने 5 साल का डेटा अगर स्टडी कर लें तो वो जो नल हाइपोथेसिस था हमारा ये बन जाएगा। क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल्स टू 70। ये क्या है म्यू, पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन हमने सपोज करी है, हमारे पास है नहीं, हमने 70 लिए किसके बिहाफ पे, पिछले 5 साल के बिहाफ पे। स्टैटिस्टिशियन का काम ही यही होता है, डेटा एनालिस्ट का, कि भाई मुझे दो, अगर जेड टेस्ट करना है तो मुझे ये चाहिए। तो यहाँ क्या बात आ गई कि अगर ये होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा लाजमी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा ये सारा काम चल रहा होता है, तो तुम इसी को लोगे 70 को आगे इस्तेमाल करने के लिए। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सेकंड क्या आ गया कि तुम यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस पे चल सकते हो। एजुकेशन में क्या हो सकता है कि भाई पासिंग मार्क्स 50% होता है, तो मैं थ्रेशोल्ड क्या ले लूँ, 75%। मैंने बोला यार एक्सपीरियंस है कि भाई 75% जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों की रीच जाती है परसेंटेज में, तो मैंने इसको ले लिया पॉपुलेशन में। ये एजम्पशन की बिहाफ पे था, सही। तो स्टैंडर्ड्स की बिहाफ पे, गाइडलाइंस की बिहाफ पे, पायलट स्टडी शॉर्ट है, और ये जब हो सकती है बिल्कुल एंड पॉइंट पे, क्योंकि लैकिंग होगी इसमें। 50 स्टूडेंट पे कर लिया हमने सिर्फ सर्वे। पायलट स्टडी का मतलब है लिमिटेड जो पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है, सैंपल है, उस पर क्या किया हमने, सर्वे करके 50 स्टूडेंट का लेके उस पर मीन निकाल लिया। तो ये क्या होगी, ये हमारी पायलट स्टडी कहलाएगी, यानी कि फ़ौरन हमने कोई काम ऐसे ही निकाल लिया शॉर्ट टर्म। कब हो सकता है, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें काम ना कर रही हैं। जब हम तीसरे स्टेप में आएंगे कि यार ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, पायलट स्टडी हमारे पास मौजूद है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास, और फिर डोमेन एक्सपर्ट इनपुट, कुछ नहीं हो रहा तो एक डोमेन एक्सपर्ट के पास चले गए। अब तुम डेटा एनालिस्ट हो, तुम डोमेन एक्सपर्ट नहीं हो, तुम काम कर रहे हो अपना, तुम कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी चीज़ के हिसाब से दे रही है, लेकिन तुम्हारे पास कोई डोमेन एक्सपर्ट ऐसा होगा जिससे तुम क्या कर सकते हो, तुम ले सकते हो इन्फॉर्मेशन के यार ये पॉपुलेशन मीन होना चाहिए, सही। म्यू हमारे पास ये होना चाहिए, और वो क्या डिसाइड कर रहे हो, वो यही कर रहे हो, म्यू इज इक्वल्स टू 70। यानी कि वो चीज़ डोमेन एक्सपर्ट ने ये तुम्हें एक स्पेसिफिक वैल्यू बता दी, अबव 65, यानी कि यहाँ पर अब अबव लिखा हुआ है ग्रेटर देन, तो ये मैं ऑल्टरनेटिव पे रख सकता हूँ, नल पे नहीं रख सकता। तो नल पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वल टू ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारा ये सारा पैटर्न चलता है कि तुम बेंचमार्क कैसे डिसाइड करते हो, एक पॉइंट कैसे डिसाइड करते हो कि हमें क्या लेना है, और आखिरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम क्या करें, परसेंटाइल ले लें। जो हमारा सैंपल है उसके मीडियन को निकाल के ही हम काम कर लें। बात समझ में आ रही है भाई। तो मीडियन पे ही हम क्या कर लें, हम मीडियन पे ही काम कर लें। और वो मीडियन क्या होता है असल में, तुम लोग या तो बातें कर लो भाई, एक तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, वहाँ अपनी मस्ती चल रही है, बाहर जाओ भाई। तो 50th परसेंटाइल यानी कि मीडियन, दरमियान वाला डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग में, तो बीच में ही होता है, वो बीच में लाया कर रहा होता है 50th परसेंटाइल, सही। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सिनेरियो। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आइडिया हमें हो गया कि भाई किस तरीके से करना है, और कुछ चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ हमारे पास पूरा प्रॉपर पैटर्न है। तुम बुक्स में से कभी भी पढ़ोगे तो बुक्स में कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, स्टैटिस्टिक्स की डेटा पे तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी कभी कि मुझे काम आया कि करना कैसे। तो वो चीज़ यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें क्लैरिटी है कि यार कैसे करना है, अगर नल हाइपोथेसिस लेना है तो कैसे लेना है,
और कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, ये सारा रीज़न तुम्हें क्लियर है, तो यही सारी चीज़ें तुम्हारी आगे ऐसे ही चलती हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर तुमने ये कंप्लीट करा है तो तुम आराम से एनालिसिस करके सारी चीज़ें बता सकते हो। सही, तो यहाँ अभी थियोरेटिकल पार्ट पे ही रखते हैं, तो क्लास का टाइम अभी हमारे पास है नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट।